हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। अभी तक जो हमारा चैप्टर चल रहा था, प्रीवियस चैप्टर जो था वो था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन। तो जैसे ही डिफरेंस समझ में आएगा कि हमारा जो पहला चैप्टर था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ और यहीं से समझाना शुरू करता हूँ कि चीजें किस तरीके से बदलने वाली है। अभी तक आप लोग पढ़ लेते मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोशन इन अ प्लेन। तो क्या डिफरेंस होता है? बच्चों के दिमाग में सबसे पहले एक क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है कि जब हम मोशन इन अ प्लेन पढ़ रहे हैं तो मोशन इन अ प्लेन पढ़ने में हमें वेक्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है। अगर आपने ये सोचा हुआ है कि मोशन इन अ प्लेन चैप्टर के अंदर हम वेक्टर क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपको वेक्टर की जरूरत क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं नीड ऑफ वेक्टर, वो समझ में आ जाएगा। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन में क्या डिफरेंस है? बेसिक सी बात है। सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें कोई पार्टिकल चलता है तो वो वन डायमेंशनल मोशन करेगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो गया। और ये मेरा हाथ जो है या ये बोर्ड आप ले लीजिए, ये जैसे बोर्ड आपको दिख रहा है, दिस इज अ प्लेन। प्लेन किसको बोलते हैं? जिसके पास दो एक्सिस होती हैं, एक एक्स होती है और एक वाई एक्सिस होती है। तो अगर उसमें कोई पार्टिकल मोशन करना शुरू कर देता है तो फिर हम बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। तो ये डिफरेंस हो गया। अगर स्ट्रेट लाइन में सपोज इस तरीके से मैं बताता हूं, पार्टिकल इसमें चल रहा है तो इसको हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बोल देते हैं। और अगर हम जो इस तरीके से दो एक्सिस बना दें, ये एक्सिस बना देते हैं, देखिए एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, अगर इसमें कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट कर देता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं मोशन इन अ प्लेन। ठीक है। अब यहां क्या हो रहा है, मान लीजिए पार्टिकल ए से बी जाता है, सपोज दिस इज इनिशियल पॉइंट, ए टू बी जाता है। ठीक है। तो यहां क्या है, देखिए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आपको स्पेशली वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप मोशन इन अ प्लेन की बात करते हैं तो आपको वेक्टर की जरूरत पड़ती है। कैसे? देखिए, जब आप बात करेंगे कि अगर पार्टिकल इस लाइन में चल रहा है तो ऑब्वियस ही बात है उसकी डायरेक्शन या तो इस लाइन में इस डायरेक्शन में चल रहा होगा या फिर वो इधर को चल रहा होगा, लेकिन चलेगा इसी के अराउंड। लेकिन जब मोशन इन अ प्लेन की बात करते हैं, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। आपने कहा कि कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मोशन करता है। एक्स वाई प्लेन में अगर बच्चों मोशन करता है तो हो सकता है उसकी पोजीशन ये हो सकता है उसकी पोजीशन ये हो सकता है उसकी पोजीशन ये हो। तो अगर ये पोजीशन है तो इसको डिफाइन करने के लिए मैं एक लाइन तो स्ट्रेट लाइन डिफाइन करूंगा, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन डालूंगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी। लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है? जब आप इस पॉइंट की बात करें, मान लीजिए मैंने पी क्यू आर तीन पॉइंट बोल दिए। जब आप पी की बात करते हैं तो आपकी डायरेक्शन ये है, क्यू की बात करते हैं तो आपकी डायरेक्शन ये है, और आर की बात करते हैं तो आपकी डायरेक्शन ये है। तो जब आप बात कर रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर आपके पास एक ही कंडीशन है कि आप इसी लाइन के अलोंग रहेंगे। लेकिन मोशन इन अ प्लेन के अंदर आपके पास अगर ये पॉइंट चेंज होने वाला है, जैसे यहां पे आप सोचें कि आपके पास तीन पॉइंट होते, सपोज ये ओरिजिन है, पी होता, ये क्यू होता और ये आर होता। तो बेटा पी क्यू आर तीनों इसी लाइन में होते ना, इसी लाइन के अंदर होते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसमें प्लेन के अंदर पी क्यू आर आपके अलग अलग हो सकते हैं। तो इनको डिफाइन करने के लिए आपकी इन तीनों की डायरेक्शन अगर आप देखेंगे, ओरिजिन से इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है, तो तीनों के लिए डायरेक्शन अलग है। तो इस तरीके से जब कोई पार्टिकल किसी प्लेन में ट्रेवल करे या वो थ्री डायमेंशनल मोशन कर रहा है, तो उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें एक क्वांटिटी की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर। तो नीड ऑफ वेक्टर का मतलब हो गया कि हमें जब हम प्लेन के अंदर डिफाइन कर रहे हैं तो प्लेन में या फिर हम थ्री डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं, तो वहां पे हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम उस ओरिजिनल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसकी डायरेक्शन अलग होगी। बेसिकली जब डायरेक्शन निकालने के लिए बोला जाता है तो हम लोग थीटा निकालते हैं। तो अक्सर हम लोग सोचते हैं, जब मैं भी पहले छोटा था तो सोचता था कि थीटा क्यों निकाला जाता है, किस थीटा के पीछे क्या कॉन्सेप्ट, थीटा तो एंगल होता है। तो एंगल के डायरेक्शन का क्या मतलब है? देखिए, अब इस पी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका एंगल ये अलग होगा, सपोज दिस इज थीटा पी, इसके लिए एंगल आपका थीटा क्यू हो जाएगा। ठीक है। और इसके लिए आपका थीटा आर हो जाएगा। तो आप अगर x को रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, रेफरेंस एक्सिस मान रहे हैं, तो मैंने कहा कि x एक्सिस से वो 90 डिग्री पे है, तो आप उसकी डायरेक्शन इजीली बता सकते हैं कि वो y में होगा। और मैंने कहा अगर वो x से 45 डिग्री पे जाता है तो आप बोल देंगे कि उसकी डायरेक्शन ये कहीं ऐसे बीच में होगी 45 डिग्री लेते हुए। तो थीटा वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंगल उसकी डायरेक्शन को डिफाइन कर देता है।
तो यहां से क्लियरली समझ में आ रहा है कि वेक्टर क्वांटिटीज किन को बोलेंगे, जिनमें मैग्नीट्यूड, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दिस इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी होती है। ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड सफिशिएंट होता है उनको हम लोग बोल देते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे आप मार्केट में गए, आपने बोला कि भाई आपने कोई 5 किलो आपने बोला कि चीनी दे दीजिए, या 2 किलो आप चावल खरीद रहे हैं, कुछ इस तरीके का सामान खरीद रहे हैं, दिस इज सफिशिएंट। आपने 5 kg बोला, उसके पीछे से आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो वो सफिशिएंट है, डिफाइन कर रहा है। सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि आप 5 kg कोई सामान लेके आ जाते हैं, तो वो स्केलर क्वांटिटीज हो जाती हैं। लेकिन जब उसके साथ साथ आपको डायरेक्शन की भी जरूरत है तो फिर वहां पे आप बोल देते हैं उसको वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए आप अपने रूम में जिस जगह पे भी बैठे हुए हैं, आप उस जगह पे कहीं पे भी अपने आप को ओरिजिन पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। इसमें एक ओरिजिन पॉइंट होता है जिसको हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और एक वो पॉइंट होता है जहां हमें पहुंचना होता है, दैट इज कॉल्ड फाइनल पॉइंट। अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, दिस इज ओरिजिन पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट पी। अब आप अपने घर के अंदर जिस भी जगह पे आप बैठे हुए हैं, आप अपने आप को ओरिजिन मान लीजिए। मैंने कहा कि आप अपने से 2 मीटर की डिस्टेंस पे 5 रुपए का सिक्का रख दीजिए। आप जहां पे बैठे हुए हैं उससे 2 मीटर की डिस्टेंस पे आपने 5 रुपए का सिक्का रख दिया। अब आप सोचिए, आपसे मैंने 2 मीटर की डिस्टेंस बोली है, तो आपने क्या करना है, आप अगर अपने आप को यहाँ पे मान रहे हैं बैठा हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं मैं यहाँ बैठा हूं, तो बच्चों वो 2 मीटर का पॉइंट तो यहाँ पे हो सकता है, तो आपका वेक्टर ये होगा। वो पॉइंट यहां भी हो सकता है, आपका वेक्टर ये होगा। वो पॉइंट यहाँ, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है 2 मीटर में। तो ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, आपके पास ये सारे के सारे वेक्टर रहेंगे। तो आप इनिशियल पॉइंट आप हो गए और फाइनल पॉइंट वो हो गया जहां पे आपका कॉइन रखा हुआ है। तो आपके पास क्या हो गया, मान लीजिए आपके रूम में आपके भैया या छोटा भाई या छोटी बहन जो भी है वो आपके साथ में है, तो वो क्या करते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। अभी यहाँ रखा तो दिस इज 2 मीटर, देन दिस इज वेक्टर पॉइंट, दिस इज वेक्टर, तो वहां से वो डिस्टेंस आपका 2 वेक्टर हो गया, लेकिन उसकी डायरेक्शन अभी इस तरफ है। अब उन्होंने कॉइन यहाँ रख दिया तो डायरेक्शन ये होगी, अब कॉइन यहाँ रख दिया, तो अब आपकी डायरेक्शन बार बार क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो अगर आप मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी डील कर रहे हैं तो वो फिर आपके पास कैसी क्वांटिटी कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। अब मैंने आपसे बोला कि जैसे आपके पास सपोज मेरे पास ये फोन है, यहाँ पे सपोज मैं इस पे बोलता हूं कि भाई 2 न्यूटन का फोर्स लगाओ। अब 2 न्यूटन का फोर्स लगाओ, मैंने आपसे बोल दिया, दिस इज नॉट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। आपका दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है कि 2 न्यूटन का फोर्स किधर को लगाना है। आपके पास एक ऑप्शन, आप इधर भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, इधर को भी लगा सकते हैं, इधर को भी, यहाँ नीचे ऊपर, आप किसी भी डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हैं। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मुझे कंप्लीट अगर मैं आपको स्टेटमेंट बोलूं, मैंने आपसे 2 न्यूटन बोला, तो आप इसको 2 न्यूटन नहीं लगाने वाले हैं। आप पहले पूछेंगे कि किस डायरेक्शन में लगाना है, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन होंगे कि आपको लगाना कहाँ है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई सपोज दिस इज ईस्ट, तो मैंने कहा ईस्ट डायरेक्शन में आप इसमें 2 न्यूटन का फोर्स लगाइए, तो फिर आपके लिए आसान हो गया। आपने यहां से इसको 2 न्यूटन का फोर्स लगा देना और ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। फिर मैंने आपसे बोला कि सपोज आप इसको 4 न्यूटन का, 5 न्यूटन का बोलता हूं, तो मुझे उसके साथ साथ डायरेक्शन भी बोलनी होती है। तो सिंपली अगर हम बोलते हैं, हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पे बात करिए, ए वेक्टर हो गया, ठीक है, कोई वेक्टर ए है, तो इसका मैग्नीट्यूड सपोज ए हो गया और डायरेक्शन इसकी ए कैप हो गई। जैसे मैंने अभी फोर्स में बोला, मैंने कहा 2 न्यूटन का फोर्स लगाओ, कहाँ को लगाने के लिए बोला मैंने, टुवर्ड्स ईस्ट बोल दिया आपसे। तो बच्चों 2 न्यूटन आपका मैग्नीट्यूड हो गया, और जो ईस्ट में बोल रहा हूं ये आपकी डायरेक्शन को डिफाइन कर रही है। तो डायरेक्शन का रोल आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके पास ये थीटा के हिसाब से वैल्यू आपकी चेंज होते रहेगी। अब अगर थीटा की बात करते हैं, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है उससे सारा का सारा कॉन्सेप्ट डिफाइन होगा। आने वाले अगर आप चैप्टर्स की बात कर रहे हैं तो वो सब तभी समझेंगे, क्योंकि फोर्स के साथ एक पर्टिकुलर आपके पास डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो ये आपको समझाया गया कि किस तरीके से मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होता है। फिर हम बात करते हैं मोशन इन अ प्लेन की बात कर दी। अब जैसे आप मान लीजिए कहीं पे चले गए, किसी के घर चले गए, आपने उसको पूछा कि भाई मोबाइल रिचार्ज की दुकान किधर है। आप किसी के घर पे खड़े हैं, आपने उसको बोला मोबाइल रिचार्ज की दुकान किधर है। आप किसी अननोन जगह में गए हुए हैं, तो उन्होंने आपको मोबाइल रिचार्ज की दुकान बोल दिया कि भाई मोबाइल रिचार्ज की दुकान बस यहीं 500 मीटर में है।
और आप जिसके घर पे हैं उसमें एक रोड ऐसे जा रही है, एक रोड ऐसे जा रही है, मतलब समझ गए आप, चौराहे पे जैसा उसका घर है, एक ऐसे सीधी रोड जा रही है, एक ऐसे जा रही है, और 3 4 5 जितनी रोड है सब पॉसिबल है, लगा लो। ठीक है, इस टाइप का उसके घर के आसपास का स्ट्रक्चर मैं आपके लिए बना देता हूँ। एक सेकेंड। सपोज यहाँ पे घर है, ये जो मैं लाइंस डाल रहा हूँ ये सारे के सारे आपके पास रास्ते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे रास्ते हैं। आप इस घर पे, सपोज ये चौराहे के पास आपका एक घर है, उस घर में आप कहीं गए हुए हो, आपने उनसे पूछा कि भाई दुकान कहाँ पे है, आपने बोला, उनसे पूछा कि रिचार्ज करवाना, रिचार्ज की दुकान कहाँ पे है, तो उन्होंने बोला कि 500 मीटर की डिस्टेंस पे आपके पास दुकान है। तो भाई हम लाटे तो है नहीं, लाटे का मतलब ये तो है नहीं कि इतने लाटे तो हम है नहीं कि मुंह उठा करके चलना शुरू कर देंगे। तो लाटे मतलब लाटे होंगे तो कहीं को भी चल देंगे, पर एक डायरेक्शन आपके पास ये है, एक रोड इधर को जा रही है, एक रोड इधर को, जनरली इस तरीके से बहुत सारी रोडें जा रही है। तो आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि मोबाइल की दुकान कहाँ है, तो बताने वाले ने अगर ये बोला कि खाली 500 मीटर है, समझने की कोशिश कर रहा हूं, उन्होंने बोला 500 मीटर की, ठीक है, जनरली बोल रहे हैं कि हाँ नजदीक में है 500 मीटर, तो ठीक है। तो आप एग्जैक्टली दुकान जाना चाह रहे हैं, तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए ये जानना जरूरी है कि 500 मीटर तो है। अगर मैं इसको सपोज इसको बोल दूं ईस्ट बोल देता हूँ, इसको वेस्ट बोल देता हूँ, इसको नॉर्थ बोल देता हूँ, इसको साउथ, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये हमारा साउथ वेस्ट हो जाएगा, और ये हमारा साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो आपके पास इस तरीके का स्ट्रक्चर है वहां पे। तो आप उसको, अगर उन्होंने आपसे बोला कि भाई हमारे जैसे जनरली, तो वो क्या बोलेंगे कि इस रोड में चले जाओ, यहाँ पे आपको 500 मीटर में मिल जाएगा। वो ऐसा नहीं बोलते, सपोज टेक्निकली बोलते हैं थोड़ा सा आपसे, तो आपसे बोलते हैं कि हमारे घर से ना, या किसी से आप फोन में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट वाली रोड ले लो जो ईस्ट डायरेक्शन में है, और उस डायरेक्शन में सुबह सुबह का टाइम है, तो ईस्ट भी आपको डिफाइन करना आसान हो जाएगा। तो ईस्ट में बोला 500 मीटर में है, तो आप इजीली, सपोज यहाँ पर दुकान है, तो अगर उन्होंने आपसे ये बोला कि 5 मीटर ईस्ट चले जाओ, तो आप इजीली इस दुकान को फाइंड आउट कर लोगे। और अगर उन्होंने बोला खाली 5 मीटर है, तो आप कितने भूल भुलैया में फंस सकते हैं। आप इधर जाएंगे, इधर है नहीं, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इस कहीं भी, इस किसी भी डिस्टेंस में आप जा रहे हैं तो आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बोलेंगे उसको, हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया जहां से हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने देखा कि अगर हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी डिफाइन किया जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और खाली हम अगर बात कर रहे हैं, हमें अगर मैग्नीट्यूड दिया जाए और डायरेक्शन नहीं दी जाए, तो इस तरीके की सिचुएशन में फिर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी हो गई थी, और ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो हम अभी बात कर लेते हैं छोटा सा कि भाई अगर मुझे इन्हें डिफाइन करना है, स्केलर को डिफाइन करना है, नीड ऑफ वेक्टर में शायद आपको समझ में आ जाएगा कि जब हमें किसी प्लेन में डिफाइन करना है मोशन, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, तो वहां पे फिर इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो फाइनल पॉइंट है वो प्लेन में अलग अलग जगहों पे हो सकते हैं। जैसे बोर्ड के अंदर ही अगर मैं यहाँ पे इनिशियल पॉइंट कर रहा हूँ, तो फाइनल यहाँ यहाँ कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से। तो हमें इसको डिफाइन करने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन को डिफाइन कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चों वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब हमें यहाँ पे लिखना है, पहले स्केलर को डिफाइन करना है। स्केलर की डेफिनेशन हो जाएगी सिंपल सी, दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल मास, मैंने भी चीनी का एग्जांपल दिया था। आप दुकान में जाके बोलोगे 2 किलो चीनी दे दो, 3 किलो दे दो, मास हो गया। आप बात करते हैं टेम्परेचर की बात कर लें, और आप इसके बाद डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, वर्क की बात कर लेंगे। तो ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज हैं आपकी, ये सिंपली आपकी क्या कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटीज। फिर हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, अगर आपसे कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा तो आप बोलते हैं कि आपके पास ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप होना चाहिए। ये जो कैप है ये आपकी डायरेक्शन को डिफाइन करता है। जैसे जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उसके साथ आपका ये ए कैप लिख देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई, और यहाँ पे हमारे पास जेड एक्सिस होती है।
तो जब कोई पार्टिकल सिंपली एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, आपने कहा कि मैंने अपने आप को डिस्प्लेस किया है, या आपने बोला कि मैं 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ, मैंने कहा भाई तुम 2, या तुमने कहा मैं 2 मीटर गया हूँ, आप मेरे घर पे आए हैं सपोज, मैंने घर से आपको 3 एक्सिस दिखा दी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे बोल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कहा मैं 2 मीटर के डिस्टेंस पे हूँ या 5 मीटर के डिस्टेंस पे हूँ। कहाँ से? आप बोलते हैं ओरिजिन से अगर 5 मीटर के डिस्टेंस पे, तो मैंने क्वेश्चन पूछा तो आपने बोला मैं एक्स एक्सिस के अलाउंग 5 मीटर के डिस्टेंस पे हूँ। तो मुझे आपका वेक्टर लिखना होगा, तो मैं उसको 5 आई कैप लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को हम लोग आई कैप बोलते हैं, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को हम लोग जे कैप, और इसको बोलते हैं के कैप, ठीक है। तो आई कैप, या फिर आपसे किसी ने बोला कि मैं 5 आई कैप पे हूं, तो 5 आई कैप से आपको पता चल जाएगा 5 आई कैप का मतलब ये कहना चाह रहा है कि वो एक्स एक्सिस में है, 5 उसका मैग्नीट्यूड हो गया, आई कैप उसकी डायरेक्शन हो गई। आई कैप क्या होता है कि यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और जिसके पास तो मैग्नीट्यूड 1 है लेकिन उसका काम है सिर्फ डायरेक्शन को बताना। तो आई कैप से आपको पता चल जा रहा है कि वेक्टर की जो डायरेक्शन है, जो मोशन यहाँ पे हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट, अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है आर वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप, तो आप ये समझ गए, ठीक है। अगर मैंने ऐसा लिख दिया आर वेक्टर इज इक्वल टू 5 जे कैप, तो आप फिर समझ गए कि मैं वाई एक्सिस में मूव कर रहा हूँ, और आर वेक्टर इज इक्वल टू मैंने आपको बोल दिया कि 5 के कैप, तो आप बोलोगे कि ये कौन सी एक्सिस में मोशन कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में मोशन कर रहे हैं, सर यहाँ पे आपका जेड एक्सिस में मोशन कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने आपको थोड़ा सा सिचुएशन को मैंने आपको चेंज करके दे दिया है। कभी कभी आपके पास क्या होता है कि अगर आपको आर वेक्टर इज इक्वल टू ऐसे डिफाइन किया जाए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग आप क्या निकालेंगे कि आप एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस पे 2 पे है, और यहाँ कितने डिस्टेंस में 3, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ आपने 2 डिस्टेंस मार्क कर देनी है, और यहाँ पे डिस्टेंस आपने 3 मार्क कर देनी है। तो इसको लेकर के जो पॉइंट होगा वो होगा कौन सा, ये वाला 2,3 होगा ना, और ये जो वेक्टर होगा, इस वेक्टर को मैं बोलूंगा आर वेक्टर, और ये कितना है आपका बच्चों 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप मुझे ये डिफाइन कर रहा है कि मैं एक्स एक्सिस में 2 चला हूं, और वाई एक्सिस में मैं कितना चला हूं, 3 चला हूं। अगर मैं प्लेन में मोशन करता हूं, अगर मैं 3 डायमेंशनल मोशन करता हूं, मेरे पास एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, तो अगर मान लो यहाँ पे प्लस 4 के कैप होता, तो इसका मतलब एक्स में मैं 2 चला हूं, वाई में मैं 3 और जेड में मैं 4 चल गया। तो मैं घर में ही मान लीजिए, अपने रूम में आप ले लीजिए, एक दीवार को आप एक्स एक्सिस मान लो, दूसरी वाली को वाई मान लो, और जो ऊपर को जा रही है वो जेड मान लीजिए, ठीक है। अब आपने एक कॉर्नर को ले लिया, एक कॉर्नर आपने ले लिया, वहां पे ओरिजिन मान ली, ठीक है। उस ओरिजिन से आप एक्स एक्सिस में 2 मीटर की डिस्टेंस पे आ गए, ठीक है। वाई में आप कितने मीटर की डिस्टेंस में 3 है, और जेड हाइट में 4। मान लीजिए आपके घर में कोई अलमारी वगैरह रखी है, आप अलमारी के ऊपर बैठ जाते हैं, तो अलमारी की जो हाइट है वो 4 मीटर है फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब हो गया आपका के कैप कितना हो गया, 4 मीटर हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे, तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट हो गया, तो ये 4 मीटर आपकी हाइट दिखा रहा है, तो आप 2 मीटर एक्स में गए, 3 मीटर कहाँ गए, वाई में। तो इस तरीके से वेक्टर हो गया, अगर मैं 3D कोऑर्डिनेट में इसको डिफाइन करना चाहूंगा। तो इस तरीके से देखा हमने कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, और हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर का एग्जांपल मुझे देने हैं, वेलोसिटी है, फोर्स की बात की थी, एक्सेलरेशन होता है F इजिकल टू ma हम लोग डिफाइन करते हैं, तो एक्सेलरेशन a वेक्टर है, फोर्स भी आपका वेक्टर रहता है। मोमेंटम, तो जिन जिन क्वांटिटीज के साथ हमारे पास वेलोसिटी क्या है, देखिए वेलोसिटी के साथ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। नहीं तो स्पीड, और स्पीड तो क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसके पास, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने कहा कि वेक्टर उन क्वांटिटीज को बोलेंगे जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होनी चाहिए। तो फिर क्वेश्चन दिमाग में अराइज करता है कि क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने वाली हर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको मैं अभी बता रहा हूं, आपको क्लास 12th में भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरह मिलेगा, जहां पूछा जाता है इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी होती है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक करंट आप किसी भी सर्किट में डिफाइन कर रहे होंगे, तो आप इस तरीके से वहां पे डिफाइन कर रहे होंगे कि यहाँ से करंट आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से ब्रांचेस में दिखा रहे होंगे। तो आपने कहा भाई करंट के पास मैग्नीट्यूड है, दिमाग लगा आपने, हम तो एरो दिखा रहे हैं कि डायरेक्शन भी है। सर पढ़ा रहे हैं मुझे, क्या पढ़ा रहे हैं कि भाई जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है तो वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लास में जाके टीचर से लड़ गए कि भाई हमने तो ये पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, 12th में टीचर ने पूछा करंट कैसी क्वांटिटी होती है, तो हमने सबसे पहले हाथ खड़ा किया। तो हमने कहा अरे सर वो तो बहुत आसान है, कैसे,
उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिर जो टीचर ने रखा है, फिर मुझे गाली करोगे वहाँ पे कि अरे सर ने तो ऐसा पढ़ाया हुआ था। तो इसलिए अभिमन्यु नहीं बनना है। अभिमन्यु मतलब छठे आप 6 राउंड के बाद सो नहीं जाना है, 7वां भी सुननी है पूरी कहानी। वेक्टर क्वांटिटी के लिए पहला पॉइंट मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा पॉइंट उसके साथ डायरेक्शन होती है, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसको वेक्टर लॉस को फॉलो करना जरूरी है। आने वाले टाइम में ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाऊंगा, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाऊंगा, तो जो लॉज होते हैं उन लॉज को फॉलो करना जरूरी है। अगर किसी वेक्टर के साथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हैं और वो लॉज को फॉलो नहीं कर रहा है, तो भाई किस बात का वेक्टर है। मान लीजिए कोई है, एक बहुत सभ्य सी फैमिली है, उसमें कोई लड़का है, वो जाता है, मान लीजिए वही खाल उड़ के जाने वाली बात है कि भाई वहां गया हुआ है तो बहुत सिंपल सा बन के जा रहा है कि भाई मैं तो बहुत मतलब सीधा हूँ, शरीफ हूँ और ना नॉनवेज खाता हूँ ना ये करता हूँ। कितने दिन तक वो मतलब होल्ड करेगा। अगर उसको उस फैमिली में रहना है, उस फैमिली का मेंबर कहलाना है, तो उसको उस सारे लॉस को फॉलो करना पड़ेगा, इनबिल्ट करना पड़ेगा जो वो फैमिली में चलते हैं। नॉनवेज नहीं खाना है तो नहीं खाना है, या सुबह 4 बजे उठना है, या जो भी वटेवर उन्होंने लॉस बना रखे सारे लॉस को फॉलो करता है, तो हम बोलते हैं हाँ ये मेंबर है। नहीं कर रहा है तो मैंने कहा कि अगर ऐसी क्वांटिटी है, वो बोलता है भाई मेरे पास तो मैग्नीट्यूड भी है, मेरे पास डायरेक्शन भी है, लेकिन मैं लॉस को फॉलो नहीं करूंगा। अरे भाई तो किस बात का। मैंने क्या बोला था, अगर प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देखोगे तो मैंने बोला था अगर आपको हेलमेट ना पहनने में 500 रुपए का चालान भरना पड़ता है, तो अगर देश के प्रधानमंत्री जी भी अगर हेलमेट ना पहने तो उनको भी चालान लगेगा। लॉस सबके लिए सेम रहते हैं। और अगर कोई क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ऐसा कह देती है कि मैं मैग्नीट्यूड रखूंगी, डायरेक्शन रखूंगी, लेकिन लॉस को फॉलो नहीं करूंगी, तो वो फिर वेक्टर नहीं हो सकते। तो ये ध्यान रखना है। पहली बात मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरी बात उसके पास क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि इसको वेक्टर लॉज जो होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो जो क्वांटिटी इन सब चीजों को करेगी उसको हम वेक्टर बोलेंगे, अगर वो ऐसा नहीं करती है तो हम उसको वेक्टर बोलने वाले नहीं है। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे होने वाला है कि भाई मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करती है। तो आप इसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जब हम बाद वाले पोर्शन में फॉर्मूला पढ़ेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, चलिए समझा ही देते हैं थोड़ा सा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास फॉर्मूला होता है, अगर दो वेक्टर है उनका रिजल्टेंट होता है पी स्क्वायर 2pq cos थीटा। ठीक है, तो देखिए थीटा जो है, अभी मैंने आपको थीटा के पीछे का कॉन्सेप्ट समझाया था। मैंने बोला था कि देखो आप मोशन की बात कर रहे हैं, आपसे मैग्नीट्यूड 2 मीटर हो सकता है, आपने बोला कि यहाँ पे आप 2 मीटर के डिस्टेंस पे हो सकते हैं, लेकिन आप इस पॉइंट पे होंगे तो आपकी डायरेक्शन ये है, यहाँ होंगे तो डायरेक्शन ये, तो एंगल हर किसी के लिए क्या होगा, आपका अलग अलग होगा। तो अगर दो वेक्टरों के बीच का जो एंगल है थीटा, वो इनका रिजल्टेंट डिसाइड करता है। तो अगर थीटा आपका 0 हो गया तो आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो रहा है तो आपके पास वैल्यू क्या होगी, cos 0 कितना होता है आपका 1, तो आर स्क्वायर आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq हो जाएगा, ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो गया, और आपके पास आर स्क्वायर यानी कि r हो जाएगा आपका p प्लस क्यू। तो अगर एक वेक्टर p वेक्टर इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा q भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 0 हो गया, तो उनका रिजल्टेंट ऐड हो जाएगा। अगर इसका 2 है इसका 3 है तो आंसर 2 प्लस 3 आपका आ जाएगा, चलिए एक को 3 ले लेते हैं, एक को 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो आंसर 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। अब अगर उसके पास उसका जो मैग्नीट्यूड है, अगर एक मान लीजिए इनके बीच का एंगल आपका 90 डिग्री हो जाता है, तो 90 होगा तो cos 90 कितना हो जाएगा आपका 0। cos 90 0 होने का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे cos 90 रखेंगे 0 हो जाएगा, तो रिजल्टेंट फिर आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बच जाएगा। वो कितना होगा, देखो आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि वो कितना हो जाएगा आपका 25, यानी कि 5 स्क्वायर का रिजल्टेंट हो जाएगा 5। तो रिजल्टेंट जो है, ये जो मैं निकाल रहा हूं वेक्टर लॉस के हिसाब से निकाल रहा हूं, तो रिजल्टेंट थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, उसके थीटा के। तो वेक्टर लॉस को अगर वो फॉलो करेगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करता है तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं। तो सेम करंट के साथ होता है। अगर किसी ब्रांच में हम 2 ब्रांचेस में करंट को लेके चल रहे हैं, जैसे एक ब्रांच में हम इस तरीके से देखना है, यहाँ पे अभी समझाते हैं। देखिए इस ब्रांच में आपने कहा 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है,
इस ब्रांच में आपका 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो अब वेक्टर लॉ के हिसाब से तो भाई इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। एक 3 और एक 4 है, तो रिजल्टेंट कितना आना चाहिए, रिजल्टेंट ये आना चाहिए आपका 5। वेक्टर लॉस के हिसाब से इसका रिजल्टेंट आना चाहिए 5। लेकिन अगर आप एक ब्रांच में 3 और यहाँ 4, तो 3 + 4, इसका आंसर होगा 3 + 4 7 एम्पियर। तो देखो करंट के पास मैग्नीट्यूड है, पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, उसके बावजूद ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो 3 और 4 का जो सम है वो 5 आना था इस फॉर्मूले के हिसाब से, √p² + q² + 2pq cos थीटा। थीटा कितना, 90, cos 90 0, तो ये टर्म हट जाता, तो क्या बचता है यहाँ पे, r = √p² + q²। तो कितना होता है, √3² + 4² यानी कि √25, यानी कि आंसर आता है आपका 5। तो इसका जो रिजल्टेंट है अगर वो 5 आ रहा होता तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती, क्योंकि इसका रिजल्टेंट हम जब देखते हैं एक ब्रांच में 3 एम्पियर, इसी ब्रांच में आ गया 4 है, तो 3 + 4 कितना होता है, 7 एम्पियर का करंट होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई ये कहना कि करंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, गलत है, क्योंकि सब कुछ है इसके पास, लेकिन ये जो वेक्टर लॉज है उनको फॉलो नहीं कर रही है। तो जो हमारे देश के नियमों को फॉलो करेगा वो हमारा क्या हो गया भाई, हमारा देश का आदमी हो गया। और जो नहीं करता है फिर लग जाता है ना उस पर आंसू का, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून वाला, मतलब जो एंटी नेशनलिस्ट बातें करे या एंटी होगा जो लॉस को फॉलो। अब एंटी कौन होगा, अब मुझे उठा के तुम्हें उठा के तो कह नहीं देंगे ना कि ये भाई एंटी नेशनलिस्ट है, कुछ ऐसे काम कर देते हैं, कुछ देखते ही हो आप लोग, इस तरीके की कोई चीज हो जाती है तो हमें एंटी नेशनलिस्ट बोल सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बोलना भी चाहिए कि अगर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में आता है मतलब अपने नेशन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो उस पर लगना एक बहुत नॉर्मल सी बात है। तो वैसा ही यहाँ पे करंट पे हमने रासुका लगा दिया। हमने कहा भाई तू तो हमारे वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं कर रहा है, चाहे तू बोले मेरे पास एरो है, मैं तुझे लेने वाला नहीं हूं। तो हमने वेक्टर को क्या कर दिया यहाँ पे, हमने कहा कि वेक्टर की क्वांटिटी में नहीं आएगा, तो ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो हमने नीड ऑफ वेक्टर देखा कि भाई जरूरी है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी है, किस डायरेक्शन में चल रही है। अब ऐसा नहीं ना कि घर से तुमने फोन किया, घर वालों ने, तुमने कहा अरे पापा ने बोला कहाँ है तुम्हारा, अब घर से स्कूल 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे, तो ऐसा जो कि चल दी है, उसने कहा हाँ पापा बस 1 किलोमीटर है, तो पापा ये जगह सोच लेंगे 1 किलोमीटर मतलब बेटा स्कूल में होगा 1 किलोमीटर, तो तुम क्या पता इधर को चल दिया इधर को चल दिया किधर को चल दिया 1 किलोमीटर। तो पापा पूछेंगे ना बेटा किस डायरेक्शन में हो, कहाँ हो, तो स्कूल में कह दिया पापा पता चला बाहर खड़े हैं, तुम मिले नहीं। तो डायरेक्शन उसके साथ साथ आपके पास मान लो जीपीएस लगा रखा, तो जीपीएस में तो डायरेक्शन बताता है कि पर्टिकुलरली आप किस डायरेक्शन में गए हो, कहाँ से कहाँ गए हैं, अभी किसी के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में आप हैं, तो आपकी एग्जैक्टली डायरेक्शन को बताया जाता है। तो वो सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज हो जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक सी चीजें हमें समझने की जरूरत है कि अगर हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं, तो ये सब मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात कर रहा हूँ, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बोर्ड पे बना करके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है बच्चों, आपके पास देखिए ऐसे समझना, एक आपका इनिशियल पॉइंट होगा और एक फाइनल पॉइंट होगा, ठीक है, उनके बीच में आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये मैग्नीट्यूड बताएगा, और जहां से स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियल पॉइंट होगा, जो फाइनल पॉइंट है उसकी तरफ को एरो लगा दो, सिंपल से एक एरो हेड लगा देते हैं, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मार्क करो। आपका सपोज ये इनिशियल है, ये इसी में ले लेते हैं, ये फाइनल हो गया, तो हमने इनको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, और इनिशियल से फाइनल जा रहा है तो एरो वहां की तरफ, अगर फाइनल से इनिशियल की तरफ आ रहा है तो एरो इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है, एरो किधर भी हो सकता है। तो जो एरो है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी कि आपका किस डायरेक्शन में आप लोग मूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग टेल बोल देते हैं और इसको हम लोग बोल देते हैं सिंपली हेड बोल देते हैं, ठीक है। जो एरो है वो आपका हेड कहलाएगा, ये हेड हो गया, और जहां से स्टार्ट कर रहे हैं सपोज इस वेक्टर में मैं लिख देता हूं ये हमारा टेल हो गया, और इस वेक्टर के लिए ये चीज हमारी हेड हो गई, ठीक है। इस तरीके से बनाते हैं, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वेक्टर समझने के लिए जरूरी होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ये जो पोजीशन वेक्टर की आप बात कर रहे हैं, देखिए कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो पहले उसकी सिग्निफिकेंस को समझिए, क्या जरूरी, क्यों जरूरत है।
क्योंकि आपने अगर ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि मुझे रटना है या मेरे को भाई इसको याद ही करना है, तो फिर बच्चों प्रॉब्लम हो गया। इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे कि पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हो गया, आप समझ के चलिए आपके कमरे को मैंने चारों बिल्कुल बंद कर दिया है और आपके कमरे में कोई घुसपैठिया छोड़ दिया, ठीक है, आप बाहर हो, अब आपने कुछ सामान रखा हुआ वहां से, आप उसकी पोजीशन पूछ रहे हैं, ठीक है, फोन पे पोजीशन पूछ रहे हैं, तो आप जैसे उसकी फोन पे पोजीशन बोलोगे, आपके रूम में वो बता रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ या इस जगह पे हूँ। आपने बोला कि जैसे बोर्ड के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है, विंडो के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है, फैन के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है, तो पोजीशन वेक्टर हो गया। अब आपने कहा चलो मैं इसका अंदाजा लगाऊंगा, मान लो आपने कोई अपनी कीमती सी चीज रखी हुई है बल्ब के पास, ठीक है, बल्ब के नीचे एक आपके पास वो है, क्या बोलते हो, सीनरी टाइप की आपने लगाई हुई है, कोई एक फोटो लगाई है, फोटो के पीछे आपने अपनी कोई कीमती सी चीज खाने वाली रखी हुई है। अब आपने पूछा उससे भाई तू कहाँ पे है, तो आप उसकी पोजीशन देख रहे हैं कि फोन से, आप फोन पे ही देख रहे हैं कि आप उसकी पोजीशन कहाँ है, फोन से पूछ रहे हैं, तो वो बोलेगा कि आप उसको वो, अच्छा आपने देखा ना वॉल पे दिख रहा होगा, आपने बोला अच्छा उसकी वॉल पे फोटो दिख रही है सलमान खान की, तो सलमान खान की फोटो से आप कहाँ हो पूछ रहे हो उससे, तो सलमान की फोटो से जो अपनी पोजीशन बता रहा है वो, तो वो आप पोजीशन वेक्टर लगा लोगे, आपको पता चल जाएगा कि इससे 2 मीटर की डिस्टेंस, 3 मीटर की डिस्टेंस, 4 मीटर कितने डिस्टेंस पे वो चीज रखी हुई है, वो सिंपली उसका पोजीशन वेक्टर हो गया। तो हम क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर डिफाइन करने के लिए पहले हम एक इनिशियल पॉइंट ले लेते हैं और एक फाइनल पॉइंट मार्क कर लेते हैं, उसके बीच में एक वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं बात करता हूं, कोई पार्टिकल यहां पे रखा हुआ है पी पॉइंट पे, ठीक है, ये ओरिजिन हो गई आपकी। ओरिजिन का मतलब हो गया, बच्चे सोचता है ओरिजिन क्या बनाने, मैंने क्या बोला, आप फैन को ले लो, फैन के रिस्पेक्ट में देख दो, ओरिजिन फैन हो गया आपका, ठीक है। आपने बल्ब को लेना है, ओरिजिन वो हो गया। आपने रूम के कॉर्नर को लेना है, वो आपका ओरिजिन हो गया। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफाइन कर रहे होते हैं। तो आपने सपोज ये ओरिजिन बोल दिया, इसको ओ बोल दिया और ये पी पॉइंट हो गया, तो आपके पास पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, a vector drawn from the origin to that point is called position vector. So this is simply a position vector. OP आपके पास जो निकल के आने वाला है, ये OP आपका एक पोजीशन वेक्टर है, O से P की पोजीशन हो गई, इसको हम लोग सिंपली R वेक्टर से डिफाइन कर देते हैं, ठीक हो गया। अभी मैंने लिखा था जैसे R वेक्टर, इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, R वेक्टर को xi प्लस yj प्लस zk। अगर आप 3 डायमेंशनल मोशन कर रहे हैं तो आपका xi प्लस yj प्लस zk होगा। xi का मीन्स xi कैप मीन्स आपके पास x एक्सिस में कितनी डायरेक्शन आपने चली है y, और यहाँ पे ये z में वैल्यू आपकी दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने आपके पास ये जो बना रखा मैंने 2 डायमेंशनल बना रखा है, ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है, ये डिस्टेंस सपोज मैंने कहा x है स्मॉल x और ये स्मॉल y है, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर में इसके हिसाब से ये आपको डिफाइन करके दिखा देता हूँ। ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, ये आपकी y एक्सिस है और ये आपके पास x एक्सिस है, ठीक है। तो अब यहां से यहां जो आपके पास मैग्नीट्यूड है x है और ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस की डायरेक्शन क्या होती है, मैंने बोला था i कैप, इसकी डायरेक्शन क्या होती है j कैप। तो जो r वेक्टर है उसको आप x i कैप प्लस क्या बोलेंगे y j कैप, क्योंकि ये डिस्टेंस भी आपकी y हो गई। तो r वेक्टर आपके पास हो गया xi प्लस yj। इस तरीके से आप लोग इसको पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये 2 डायमेंशनल प्लेन में मोशन कर रहा है और अगर ये 3D में मोशन कर रहा है, 3D का मतलब हो गया, आप इसको देखो जितनी जल्दी आप, जैसे क्या होता है ना कि किताबों से निकल के बाहर अगर आप देखना शुरू करें अपने रूम में या आसपास में, ऐसे करके पढ़ना शुरू करेंगे तो आप उतना आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा सब्जेक्ट। जैसे सपोज आप क्या करते हैं, सपोज ये कॉर्नर है हमारा, ठीक है, इस रूम पे मैंने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पे आपके ठीक सामने रूम में, अपने रूम पे आपने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, आपने तिरछा करके ऐसे करके एक लकड़ी ली, डंडा लिया है, उसको ऐसे करके यहाँ से ऐसे एक लंबी सी डंडी ली आपने, ऐसे खड़ा, ऐसे टेढ़ा करके ऐसे खड़ा कर दिया, ठीक है, इस पॉइंट पे रोक दिया है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 3 कोऑर्डिनेट होंगे। अगर इस वॉल को आप x बोल लें तो x में कुछ डिस्टेंस, ये पॉइंट x में कुछ डिस्टेंस पे है, y में कुछ डिस्टेंस पे है और z में कुछ डिस्टेंस पे है। तो ये जो लकड़ी आपने ली है ये एक पोजीशन वेक्टर हो गया ओरिजिन से लेके यहाँ तक। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, xi प्लस yj प्लस zk, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल पोजीशन आपकी डिफाइन कर रहा है। समझ रहे हैं ना, x एक्सिस भी है, y भी है और z भी है। इस दीवार में जैसे मान लो बोर्ड है, इस बोर्ड में मैंने ऐसे मार्कर खड़ा कर दिया, वहां मान लो एक डंडी होती है मेरे पास लंबी सी, मैं वो ओरिजिन उस कोने को मान लेता और उसको लेते हुए ऐसे डंडी डाल देता। तो ये 2 डायमेंशन, तो इसके किसी पॉइंट पे मैंने बोला जाता आपसे, किसी पॉइंट पे बताने के लिए बोलता है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप बोलते हैं इसकी x एक्सिस में डिस्टेंस देख लेते, जैसे कि यहाँ कर रहे हैं x में डिस्टेंस देख ले रहे हैं और y में, उसमें आपके पास
हाइट भी आ जाएगी जिसको बोल देते हैं जेड। तो एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी आपके पास होगा। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस आप बोल देंगे वहां पे जेड के कैप बोल देते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर को सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर से आपको पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन लिखनी है, अ वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with reference to the origin of the coordinate system. With reference to the origin of the coordinate system is called position vector. Here OP is the position vector and OP vector is equal to R vector is equal to xi cap plus yj cap. ठीक है, ये आपने इस तरीके से आपका पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कर दिया। आपसे कोई पूछे कि पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, आप बोलेंगे पोजीशन वेक्टर हमें दो बातों के बारे में बताता है। एक तो ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से पी पॉइंट के डिस्टेंस क्या है, क्योंकि आर वेक्टर से आप आर निकाल सकते हैं, आर मींस उसके डिस्टेंस। ठीक है, तो पहली बात आपको क्या बताएगा, एक चीज तो आपको बताता है कि डिस्टेंस बताएगा और दूसरी बताता है डायरेक्शन, क्योंकि ये थीटा जो बन रहा है, ठीक है, ये थीटा इस पी पॉइंट के लिए थीटा अलग होगा, अगर ये पी पॉइंट यहां होता तो थीटा कुछ और होता। तो एक तो आपके पास क्या बताने वाला है, डिस्टेंस कितनी है, और दूसरा आपको बता देगा कि आपके पास उसकी डायरेक्शन क्या है। ये दो चीजों को बताता है कौन, पोजीशन वेक्टर, इसलिए हम लोग पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कर देते हैं। अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको आप बहुत बेहतरीन तरीके से अगर पढ़ते हैं तो फिर आप ये सोच के चलिए कि आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, सीधे फॉर्मूले में जाके आप बात करना शुरू कर देते हो तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात हम करते हैं। ठीक है, वही आपने रेफरेंस फ्रेम ले लिया, मान लीजिए आपका कोई पार्टिकल यहाँ पे P पे था, अब वो Q पे चला गया, तो भाई P से Q गया, डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन करना है, तो पहले मैं P पे उसका पोजीशन वेक्टर डिफाइन करूंगा। ये OP वेक्टर हो गया और ये आपका O, सीधी लाइन नहीं खींच रही है, देखो OQ वेक्टर हो गया। फिर आप P से कहां चले गए, आपके पास Q पे चले गए, ये R1 वेक्टर हो गया आपका, ये R2 वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो गया आपका PQ वेक्टर। अभी मैंने वेक्टर लॉस तो पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए मैं ज्यादा इसमें भी कुछ कर नहीं रहा हूं। तो सिंपली आप बोल देंगे कि आपके पास किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन P थी, P से पोजीशन उसकी Q हो गई, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट इज PQ वेक्टर। आप P से गए हैं, गए कहाँ पे आप लोग, Q तक गए हैं, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो आपके पास हो गया PQ वेक्टर। ठीक है, अब हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की। भाई इक्वल वेक्टर क्या होता है, देखिए इक्वल का मतलब तो सबको पता है कि अगर कोई टू है, एक चीज टू है, दूसरी भी टू है, तो वो इक्वल होगी। लेकिन इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है, आपको ये समझना है कि अगर दो वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन सेम होती है तो उसको इक्वल वेक्टर बोलते हैं। अगर अब वो डायरेक्शन सेम है, अलोंग स्ट्रेट लाइन भी हो सकते हैं या फिर दोनों पैरेलल भी हो सकते हैं, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो जीरो होता है। एंगल कभी भी कब बनता है, इसको समझने के लिए इधर देखिए, अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, इस तरीके से, तो एंगल जीरो रहेगा। एंगल कब बनता है, जब इस तरीके से एक दूसरे को कट करेंगे तभी तो एंगल बनेगा। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों या एक ही लाइन के अलोंग चल रहे हैं तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाले नहीं है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोल देंगे, हमारे पास वहां पे उनका एंगल हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू जीरो। जैसे ये दो एग्जांपल है, ठीक है, इस तरीके से अगर दो वेक्टर रखे हुए हैं ये, तो ये इक्वल वेक्टर हो गई, या फिर ये ऐसे रख दिया जाए तो ये इक्वल वेक्टर है। ठीक है, तो मींस उनका क्या सेम होना चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो हम इसके लिए अगर डायग्राम बनाने की बात करते हैं तो डायग्राम हमारा क्या रहेगा, हम इस तरीके से इसको बना सकते हैं कि आपके पास ये सपोज एक ए वेक्टर है और ये आपके पास एक बी वेक्टर है। ठीक है, तो ये इनका जो मैग्नीट्यूड है आपको दिख रहा होगा, लगभग बराबर दिख रहा होगा, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, इनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे,
हमने इनको बोल दिया है कैसे वेक्टर्स हो गए हमारे, इक्वल वेक्टर हो गए, ठीक है। फिर है निगेटिव, अगला हमारे पास होता है निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। क्या होता है, किसी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर क्या होगा, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। निगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब हो गया कि सपोज आपके पास ए वेक्टर इधर को है, ये आपके पास बी वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है आपके पास, ये बी वेक्टर है, तो आपको दिख रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पे आपका ए वेक्टर इज इक्वल टू आप बी वेक्टर बोल सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ आपको लिखना है तो आप ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर नहीं लिख सकते हैं। आप अगर कहेंगे कि भैया दोनों इक्वल वेक्टर हैं तो ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल नहीं, क्योंकि डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है, इसलिए साइन यहाँ पे आ जाएगा किसका, माइनस का। तो आप बोलोगे कि ए और बी ठीक है, ए और बी इक्वल वेक्टर है, बट देयर डायरेक्शन इज अपोजिट, मतलब मैग्नीट्यूड उनका सेम है लेकिन डायरेक्शन उनकी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो आप बोल देंगे बी जो है वो निगेटिव वेक्टर है किसका, ए का, ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो किसी भी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर उस वेक्टर को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। तो हम इसको लिख सकते हैं, आप लोग नोट्स बनाओ उसके, द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर is defined as another vector having same magnitude but opposite in direction, ठीक है। अब जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर का मॉड्यूलस क्या चीज होती है, मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर की हम बात करते हैं। मॉड्यूलस का मतलब होता है कि किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। तो लिख सकते हैं द मैग्नीट्यूड, लिख लो आप लोग खुद से, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो किसी वेक्टर का मॉड्यूलस उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर का आपको मॉड्यूलस मींस ये होता है, इस तरीके से दो स्ट्रेट लाइन डाल देते हैं, इसको मॉड्यूलस या इसको ए वेक्टर बोल दीजिए, मॉड ए इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो उसका मॉड निकालेंगे मींस उसकी खाली मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, तो ये आपका मॉड्यूलस हो गया। अब ये निकालते कैसे हैं, जैसे आपके पास आर वेक्टर था एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है, आर वेक्टर इसका मॉड लगा दोगे आप, यहां भी मॉड्यूलस ले लेंगे, मॉड्यूलस या उसको सिंपली हम लोग मॉड बोल देते हैं, ठीक है। करना क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, आपको कुछ नहीं करना होता है, यहां पे रूट लगाना होता है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देना है। जैसे आप यहां समझिए, मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था अभी, ये था आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे था, तो ये बच्चों आपकी डिस्टेंस x थी और ये वाली डिस्टेंस आपकी y थी, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है तो ये भी y होगा। तो अब अगर आप सिंपल ज्योमेट्री में देखते हैं कि अगर भैया आपके पास ये x है, ये y है, तो ये क्या होगा, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका मैग्नीट्यूड तो निकल के आ रहा है, तो अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कोई भी क्वांटिटी आपके पास दी जाए, जैसे मान लो 2i प्लस 3j दिया जाता है, उसका कोई वेक्टर आप से बोला जाता है, ये इसका मॉड्यूलस क्या होगा, फिर इसका मॉड्यूलस आप निकालने जाओगे, वैसे तो आप बोलोगे इधर ये x एक्सिस में 2 पे है और y पे 3 पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट ये हो गए। तो आप चलिए, मैंने इसको 3i इसको 4j कर दिया, ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी करके, थोड़ा सा तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा। तो बच्चों ये 3 और 4 है, तो कोई भी बच्चा पाइथागोरस लगाएगा तो यहाँ पे बोल देगा क्या, अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 तो बोल देगा रूट 25 होगा, यानी कि आंसर कितना होगा 5। तो वो कह रहा है कि इतना लंबा चौड़ा मेथड लगाने की क्या जरूरत है, फॉर्मूला लगाओ, रूट कर दो सीधे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तुम्हें करना है क्या है, कुछ नहीं करना है, किसी भी मॉड्यूलस मींस उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको करना क्या है, रूट लगा देना है, और ये जो वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड है उनको स्क्वायर करके ऐड कर देना है, जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द मॉड्यूलस ऑफ गिवन वेक्टर, ठीक है। ये आपके पास हो गया नेक्स्ट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं इसमें, अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट मीन्स कितना होता है 1, तो एक ऐसा वेक्टर जो सिर्फ किसकी बात करता है, डायरेक्शन की बात करता है, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। A vector which has unit magnitude is called unit vector. For example, a vector is equal to आप बोलते हैं a cap. A cap is unit vector.
यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर को ए कैप का मीन्स हो गया, जैसे आपको ए बोल रहा है, ए उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ए कैप उसकी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहा है। तो उन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये जो प्रोडक्ट होता है दिस इज अ वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, अब इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन ए, अभी बताया था। ए क्या लिखते हैं, इसको मॉड ऑफ ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका मैग्नीट्यूड 2 है और आप कौन सी डायरेक्शन में आपके पास वैल्यू है, एक्स एक्सिस में वैल्यू है। जैसे आपके पास एफ इज इक्वल टू, आपको एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप लिखा हुआ है। एक सेकेंड, अब आपके पास अगर एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप क्या निकालने वाले हैं कि एक फोर्स लग रहा है, कितने का, किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स एक्सिस में, किस मैग्नीट्यूड का लग रहा है, तो आपने बोला 2 मैग्नीट्यूड का लग रहा है, तो दिस इज एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप। ठीक है, तो आप इस तरीके से बात करते हैं। तो यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग जब बोलेंगे तो हमारा, अभी मैंने बताया कि एक्स एक्सिस के लिए आई कैप होता है, वाई के लिए जे कैप होता है और इसके लिए के कैप। इसका काम सिर्फ डायरेक्शन बताना है। इसकी अगर आप इसका मॉड निकालोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 1, इसकी वैल्यू 1 है। यानी कि अगर आप यहां से ऐसा करते हैं, मॉड ऑफ ए कैप निकालेंगे, मतलब ए कैप का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो आएगा 1। तो मॉड ऑफ आई कैप हो, चाहे मॉड ऑफ जे कैप हो, मॉड ऑफ के कैप हो, ये सब वैल्यू कितनी देते हैं आपकी, 1 दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया किसको, यूनिट वेक्टर को। फिर हमारे पास होता है फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर के अंदर कभी कभी क्या होता है, कुछ टेस्ट में परेशान करने के लिए क्लास में ऐसे पूछ दिए जाते हैं, ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशंस पूछ दी जाती है जो कि होती कुछ नहीं है लेकिन परेशान कर देती है, मार्क्स काट देती है वहाँ से, फिर पेरेंट मार लगाते हैं। इससे अच्छा पढ़ लिया जाए। फिक्स्ड वेक्टर क्या है, जैसे अगर हम किसी वेक्टर की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पोजीशन वेक्टर है, तो जिनके इनिशियल पॉइंट फिक्स होते हैं, चाहे आपका पॉइंट पी यहाँ होगा तो ये वेक्टर हो गया, पी इधर होगा तो आपके पास पॉइंट ये हो जाएगा, पी ये होगा, तो पोजीशन वेक्टर इसका पी का कुछ भी हो सकता है, वो डिसाइड करेगा फाइनल पॉइंट का है, लेकिन इनिशियल पॉइंट तो ओरिजिन पे ही रहेगा ना। हर केस के लिए इनिशियल पॉइंट आपका ओरिजिन पे रहने वाला है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं कि फिक्स्ड वेक्टर उनको बोलते हैं। फिक्स्ड का मीन्स कुछ ना कुछ तो फिक्स्ड रहना है। तो फिक्स्ड वेक्टर के अंदर आपका जो ये पॉइंट होता है, कौन सा, ओरिजिन पॉइंट होता है, वो आपका फिक्स्ड रहेगा। तो अ वेक्टर इज सेड टू बी फिक्स्ड वेक्टर इफ इट्स one point is fixed, or you can say that origin point is fixed. For example पोजीशन वेक्टर। फिर नेक्स्ट आप लिख लेंगे, इसको बना करके फ्री वेक्टर लिखेंगे। फ्री वेक्टर के अंदर लिख दोगे सेम चीज, दोज वेक्टर विच हैज विच डू नॉट हैव अ फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स। जिनके पास इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होगा उनको हम लोग फ्री वेक्टर्स बोल देंगे। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वेक्टर की बात आप कर रहे हैं, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, जैसे आप सपोज इस तरीके से आपने टेढ़ी मेढ़ी है डगरिया वाला गाना सुना, ऊंची नीची ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, चल रहे हो उसमें, तो अब भाई इसका तो भाई अलग अलग, अभी देखो इसके रिस्पेक्ट में ये डिफाइन करोगे, अब इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर, तो अगर इनिशियल पॉइंट आपका या फिर जिसको रेफरेंस पॉइंट बोलो फिक्स नहीं है तो वो आपका फ्री वेक्टर हो गया। फिक्स्ड है तो फिक्स्ड वेक्टर हो गया, फ्री है तो आपके पास कैसा वेक्टर हो गया, फ्री वेक्टर उसको बोलेंगे हम। अगला हमारे पास होता है कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर का मतलब वैसे ही समझ में आ रहा है कि अगर ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन में होंगे, कोलिनियर, ऐसा सुना है, कोएड बोलते हैं ना, कोलिनियर, कोएड बोलते हैं। तो कोएड एजुकेशन क्या होती है, एड मतलब एजुकेशन, को मीन्स क्या हो गया, जहां पे लड़का लड़की साथ में पढ़ता है उसको हम कोएड बोलते हैं। तो कोलिनियर ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन में हो या एक दूसरे के पैरेलल होते हैं उनको हम कोलिनियर बोलते हैं। तो जैसे ये हो गया कि आपके पास ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये बस मस्त करके एक ही लाइन के होंगे तो कोलिनियर हो गए। अब ऐसा जरूरी नहीं कि लाइन ही में होंगे, तो एक तो ए तो ये हो गया, बी ऐसे भी हो सकते हैं कि इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, तो ए वेक्टर हो गया और ये कौन सा हो गया, बी वेक्टर हो गया। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन और दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आपके पास थीटा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 0 डिग्री की बात कर लेंगे, तो यहाँ पे भी आपका थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अभी बताया था एंगल कब बनेगा, जब वो एक दूसरे को कट करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा,
एंगल बनेगा और कट नहीं करेंगे तो एंगल बनने वाला नहीं है। अब ऐसा मत सोच लेना कि अच्छा रोड के इस तरफ हमारा स्कूल है, बॉयज है, और उधर सामने गर्ल्स है, तो दोनों पैरेलल में है, तो सर ने तो बोला था कोएड है। ऐसा कोएड का वहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट है। कोएड वहाँ जहाँ साथ साथ पढ़ रहे हैं उसको कोएड बोल रहे हैं इसमें, लेकिन अगर पैरेलल है तब भी हम इनको क्या बोल सकते हैं, को लीनियर अलोंग अ लाइन हम लोग इसको बोल सकते हैं। थीटा का कॉन्सेप्ट है, थीटा आपका कितना रहता है, 0 डिग्री हमारे पास रहेगा। ठीक है, अब इनकी जो डायरेक्शन है वो दो बातें हो सकती हैं कि एक बात तो ये होगी आपकी थीटा 0 कब, अगर इनकी डायरेक्शन सेम है। दूसरा ऐसे भी हो सकता है कि लड़ जाए, भाई तेरी शकल नहीं देखेंगे वाला कंडीशन भी हो सकती है। अगर ऐसे अपोजिट चल रहे हैं या आप इस तरीके से बना रहे हैं इनको, एक इधर को एक इधर को, तो थीटा आपका हो जाएगा इस केस में 180 डिग्री। थीटा 0 भी हो सकता है, थीटा 180 भी हो सकता है। अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, अपोजिट चल रहे हैं तो फिर आपका 180 डिग्री। कहते हैं इसके 180 डिग्री मतलब बिल्कुल ठीक अपोजिट है, तो ये अपोजिट चल रहे हैं यहाँ पे, तो आपके पास थीटा 180 डिग्री भी हो सकता है। किसमें, कोलिनियर के अंदर हम पढ़ रहे हैं। अब को प्लेनर बोलते हैं। प्लेन क्या है, अभी मैंने बताया बोर्ड मेरा प्लेन है। अगर इस प्लेन में दो वेक्टर्स पड़े हुए हैं, ये इस तरीके से 2 हैं 4 हैं, कितने भी इस प्लेन में अगर ऐसे रखे हुए हैं, अलग अलग ऐसे करके रखे, देख लो, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, को प्लेनर। जो सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में रखे होंगे उनको हम लोग बोल देंगे को प्लेनर। लाइन के मिले कोलिनियर, और प्लेन में रखे होंगे तो उनको क्या बोल देंगे हम, को प्लेनर। इतनी डेफिनेशन बहुत है। अब को इनिशियल हो गया, फिर को इनिशियल, ऐसे सारे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही रहता है उनको को इनिशियल बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, को इनिशियल, जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही है। ठीक है, और को टर्मिनियस किनको बोलते हैं, जो एक ही पॉइंट पर टर्मिनेट हो रहे हैं, जो सारे के सारे एक ही पॉइंट पर खत्म होते हैं उसको को टर्मिनियस बोल देते हैं। इस तरीके से अगर आपके पास ये डायग्राम बन रहा है, ये इन सबके एरो एक ही जगह पे खत्म हो रहे हैं, तो ये आपके पास को टर्मिनियस वेक्टर्स हो गए। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर ये वाला हो गया को इनिशियल, जो सब एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं। और ये वाला जो दूसरा डायग्राम है इसके नीचे, ठीक इसके नीचे वाला जो नेक्स्ट डायग्राम है वो है को टर्मिनियस, मतलब ये सारे के सारे जो टर्मिनेट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, वो सारे के सारे एक ही जगह पे खत्म हो रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक इसमें और डिस्कस करना है तो छोटा, लेकिन छोटी मगर मोटी बातें, सुना है, वो छोटी मगर मोटी बातें देखनी है इसमें। कैसे बात करते हैं जीरो वेक्टर की। भैया जीरो वेक्टर क्या होता है, क्या जरूरत है इस जीरो वेक्टर की। तो जीरो वेक्टर की जरूरत को ऐसे समझ लेते हैं, जैसे कभी कभी लगता है ना क्या यार बेवकूफियत के काम कर रहे हैं कि जीरो वेक्टर लिख दे रहे हैं, क्या मतलब है, जीरो तो जीरो होता है। अब जीरो के पीछे कौन से वेक्टर की कंडीशन है, तो फिर हमारे भी अभी कुछ उसूल होते हैं फिजिक्स वालों के, तो उन उसूलों को ध्यान रखना है, उन बेसिक बातों को ध्यान रखना है। वही कुछ यहाँ पे है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई 5 काउ प्लस 2 काउ कितनी होंगी, आपने बोला था 7 काउ। 5 काउ माइनस 2 काउ कितनी काउ होंगी, 3 काउ। तो 5 काउ माइनस 5 काउ कर दिया मैंने, तो क्या होगी, जीरो। जीरो के पीछे क्या बोलोगे, काउ तो बोलोगे। तो 5 काउ, मैंने आपसे पूछा 5 काउ माइनस 5 काउ, तो क्या बोलोगे, क्या अब जीरो आएगा, क्या जीरो आ रहा है, जीरो काउ बोलने वाले हैं आप लोग। तो वैसे ही होता है कि अगर हम कहीं पे कुछ क्वांटिटीज को इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कि देखो जरूरत क्या है, पहले हम शुरुआत करते हैं कि नीड ऑफ अ जीरो वेक्टर, कि जीरो वेक्टर की जरूरत क्या होती है हमारे पास। अगर कहीं पे ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर लिखा हुआ है, नीड की बात कर लेते हैं। मैं जिसकी अभी का वाला जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं वही है, नीड की बात कर रहे हैं। अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर देन व्हाट, तो इसका मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो आपने बोला कि अगर अभी ए और बी बराबर हैं तो इसका मतलब तो इनका डिफरेंस तो जीरो आना चाहिए। जीरो क्या, जीरो वेक्टर। क्यों, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर विल बी अ वेक्टर एंड दैट वेक्टर विल बी अ जीरो वेक्टर। तो आप किसी एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को अगर माइनस करते हैं तो उसको जीरो नहीं लिखा जाता है, क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो वेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, जीरो ऑब्लिक, इसको नल करके भी बोलते हैं। जब मैं 11th में था तो नल पढ़ा, नल पूछ दिया वहां, नल वेक्टर। अब मैंने तो पढ़ा भाई जीरो वेक्टर। तो अब छोटी क्लास में रहता है तो छोटा छोटा दिमाग रहता है। तो पहला टेस्ट था, क्लास 11th में जाती है, और फिजिक्स एकदम से डरावनी लग रही थी तब की, भयंकर क्या जो है, इतनी मोटी मोटी किताबें, और पढ़ाने वाले शुरू में पता नहीं, अब खुद को नहीं आता तो लगता था नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे जब समझ में आने लगी तो फिर तो मोहब्बत ही हो गई इससे। अब कहने का मतलब है नल वेक्टर आ गया वहाँ, दिमाग लगाया पेपर में बैठे। मैं तो जीरो वेक्टर पढ़ के गया हुआ था एग्जाम में, और उन्होंने पूछ दिया नल। तो नल सुनते ही तो पहले तो पानी वाला नल, ऐसे ही वहाँ में पानी वाला नल दूंगा। लेकिन नल वेक्टर के पीछे, नल मैंने खाली होता है,
तो जीरो वेक्टर को आप लोग अगर कोई जीरो है तो उसको आप खाली बोलेंगे, तो खाली के लिए आप टर्म क्या यूज करते हैं, नल यूज करते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज नल वेक्टर। अब किसी एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को माइनस करते हैं, अगर सेम है, इक्वल है, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो जीरो वेक्टर होगा। तो हम बोल देते हैं अ जीरो और नल वेक्टर इज अ वेक्टर दैट हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड एन आर्बिट्री डायरेक्शन। अब मर्जी है, जहां को डायरेक्शन ले लिए वहां को ले लो, है ही नहीं ना कुछ, तो उसका जीरो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड तो श्योर है, दैट इज जीरो, बट इट हैज एन आर्बिट्री डायरेक्शन, आपकी मर्जी से, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू तो आने वाली है नहीं। ठीक है, नीट क्या है मैंने आपको ये भी समझा दिया। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर की बात करते हैं, क्या पता पूछ दे, हमारे टाइम में समय बदल जाए। प्रॉपर्टीज पहला कि ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर, किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड करोगे, जीरो में तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब वो चेंज नहीं होगा, ए वेक्टर रहेगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 कि अगर कोई वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड करते हैं तो आपके पास सेम वेक्टर निकल के आएगा। दूसरी केस है कि अगर आप किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, किसी जीरो वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो भाई वो जीरो वेक्टर ही होगा। ठीक है, 2 इंटू जीरो वेक्टर आपका जीरो वेक्टर ही रहेगा। इसी तरीके से अगर आप किसी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपके पास जीरो नहीं होगा, जीरो वेक्टर होगा, क्योंकि यहां जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, आपके पास एक वेक्टर निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से आपके पास है कि अगर, तो इस तरीके से आप इसकी प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है नल वेक्टर के अंदर, जिसको हम जीरो वेक्टर बोलते हैं सिंपली। तो आज के लेक्चर में हमने वेक्टर की जरूरत क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स को हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट में हम इस पे बेस्ड अप लॉस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर भी साथ में हमने पढ़े हुए थे। थैंक यू।